हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने ये देख लिया था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज का हम जुडिशियल यूज़ कैसे करेंगे, किन चीज़ों को हम रिसोर्सेज की कैटेगरी में रखेंगे और क्या रिसोर्सेज हमको नेचर में बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल हैं या फिर हमको उनकी कुछ कॉस्ट देनी पड़ती है। अब हम बात करेंगे जो अलग अलग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं उनके डिटेल्स की। तो सबसे पहले हम देखते हैं लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम लैंड पर ही रहते हैं, सारी की सारी हमारी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो लैंड पर होती हैं, अलग अलग तरह से हम लैंड का यूज़ करते हैं। तो लैंड एक तरह का इसलिए नेचुरल रिसोर्स हो गया और इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि लैंड में ही नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ का सपोर्ट है, ह्यूमन लाइफ सपोर्ट है। इसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लैंड पर होती हैं, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब लैंड पर ही होते हैं। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो वाटर से रिलेटेड हैं, जैसे वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। हमको कुछ एक्वेटिक भी मिलती है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और ट्रांसपोर्ट ये भी हमको वाटर के थ्रू अवेलेबल होता है। लेकिन लैंड इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब लेकिन अगर हम बात करें लैंड की, तो लैंड एक असेट तो है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड फाइनाइट है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास अनलिमिटेड लैंड है कि हम जितनी मर्जी उतना यूज़ करना शुरू कर दें किसी भी काम के लिए। तो जो अवेलेबल लैंड होती है उसको हमको बहुत केयरफुल प्लानिंग के हिसाब से ही यूज़ करना होता है। ये नहीं कि हम जितनी भी लैंड अवेलेबल है उसका जो मन में आया, जितना मन में आया उतना यूज़ करना शुरू कर दें, उससे फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। अब नीचे एक पाई चार्ट गिवन है जिसमें लैंड अंडर इम्पॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स हमको गिवन है। तो अगर हम इंडिया में लैंड की बात करें तो वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स हमको मिलते हैं, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, आइलैंड। लगभग 43% लैंड एरिया जो है इंडिया का वो प्लेन है, यानी कि इसमें हम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इन सारी चीज़ों की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। माउंटेन्स की बात करें तो लगभग 30% है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कंट्री का, और ये इंश्योर करता है कि जो पेरेनियल फ्लो है कुछ रिवर्स का वो बना रहे, यानी कि लगातार पूरे साल जो है कुछ नदियों में पानी रहे। और टूरिज्म और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमको मिल सकें। लगभग 27% एरिया कंट्री का प्लेट्यू रीजन है और इसमें मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, इनके बहुत रिच रिजर्व्स पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया लैंड रिसोर्स हमारे पास क्या अवेलेबल है। अब हम देखते हैं लैंड यूटिलाइजेशन क्या होता है। लैंड रिसोर्सेज को अगर हम यूज़ करना चाहें तो हम कई सारे पर्पजेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला पर्पज़ तो यही है कि हम फॉरेस्ट के फॉर्म में इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी वो लैंड जो कि कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, जहाँ खेती नहीं हो सकती है। तो उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो बैरन एंड वेस्ट लैंड, बंजर ज़मीन हो गई, और दूसरा लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज़, यानी कि जहाँ पर बिल्डिंग बनी हो, रोड हो, फैक्ट्रीज़ हों। तो ये वो लैंड होती है जो कल्टीवेशन के लिए हमको अवेलेबल नहीं है। फिर थर्ड पार्ट है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। मतलब जो अनकल्टिवेटेड लैंड है जहाँ पर कल्टीवेशन नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, फैलो लैंड को छोड़ करके। फैलो लैंड क्या होती है? फैलो लैंड वो लैंड होती है जिसको क्रॉप रोटेशन को मेंटेन करने के लिए जानबूझकर कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, तो उसको फैलो लैंड बोलते हैं। उसको छोड़ दें अगर हम, तो जो अनकल्टिवेटेड लैंड है दूसरी इसके अलावा, उसमें परमानेंट पास्चर्स और ग्रेजिंग लैंड्स आते हैं। इसके अलावा लैंड अंडर मिसकेलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रूव्स, जिसमें नेट सोन एरिया इंक्लूडेड नहीं है। फिर कल्चरल वेस्ट लैंड जो कि 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स से ज़्यादा के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ दी गई है। फिर फोर्थ पार्ट है फैलो लैंड्स का। इसमें दो चीज़ें हैं, एक है करंट फैलो, यानी कि जिसको कल्टीवेशन के लिए एक या उससे कम साल एग्रीकल्चरल ईयर के लिए छोड़ा गया हो, और दूसरा है अदर देन करेंट फैलो, यानी कि अनकल्टिवेटेड छोड़ा गया है पिछले 1 से 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स के लिए। और पांचवा है लैंड यूटिलाइजेशन में नेट सोन एरिया। मोर देन वंस अगर हम कहीं पर
सोइंग कर रहे हैं किसी एग्रीकल्चरल ईयर में, प्लस नेट सोन एरिया, तो हम उसको बोलते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अब लैंड यूज पैटर्न इंडिया का क्या है, तो लैंड का जो यूज है इंडिया में वो डिटरमाइन होता है एक तो फिजिकल फैक्टर्स के से, जैसे कि टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, और दूसरा ह्यूमन फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन है, डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी हो गई, कल्चर, ट्रेडिशन, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। अब नीचे ये डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का 2017 का एक डेटा है जो जनरल लैंड यूज कैटेगरीज शो कर रहा है 1960 टू 61 में, कि कितना पार्ट जो है वो फॉरेस्ट का है, कितना बैरन है, कल्चरेबल वेस्ट लैंड कितना है, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज कितना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो तुमको इस पाई चार्ट में दिखेंगी। अगर हम टोटल जोग्राफिकल एरिया की बात करें इंडिया के, तो वो है अप्रॉक्सीमेटली 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये जोग्राफिकल एरिया है। लैंड यूज डेटा अगर हम देखें तो वो सिर्फ अवेलेबल है 93% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया के लिए, क्योंकि जो लैंड यूज है, रिपोर्टिंग लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट असम हैज नॉट बीन डन फुली, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन्स हैं या जो स्टेट्स हैं उनका जो लैंड यूज रिपोर्ट है वो अभी तक हमारे पास अवेलेबल नहीं है, असम को छोड़ करके। और असम को भी अभी तक जो है वो मतलब असम को छोड़ दें अगर, तो अभी ये कम्प्लीटली हमारे पास डेटा नहीं है। इसके अलावा कुछ एरियाज जम्मू और कश्मीर के, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना ने ऑक्युपाई कर रखे हैं, इसलिए वहाँ पे सर्वे नहीं किया जा सकता है। अब लैंड अंडर परमानेंट पास्चर जो है वो भी घट गई है, तो फिर कैसे हम अपने ह्यूज कैटल पॉपुलेशन को इस पास्चर लैंड पर फीड कर पाते हैं, एक क्वेश्चन है। और फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। Most of the other than the current fallow lands are either of poor quality or the cost of cultivation of such land is very low। तो बात यह है कि जो अदर देन करंट फैलो लैंड्स हैं वो या तो बहुत पुअर क्वालिटी की हैं या उन पर कल्टीवेशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, यानी जो बंजर ज़मीन है। तो इसलिए इन ज़मीनों को हम कल्टीवेट करते हैं जब, तो एक या दो बार 2 से 3 साल में किया जाता है। अगर हम इसको नेट सोन एरिया में इंक्लूड करें तो फिर क्या होगा, परसेंटेज जो है नेट सोन एरिया का इंडिया में वो लगभग 54% हो जाएगा टोटल रिपोर्टिंग एरिया का। नेट सोन एरिया जो है वो कम है इंडिया का, अगर हम इस अदर देन करंट फैलो लैंड को छोड़ दें तो पैटर्न जो है नेट सोन एरिया का वो वेरी करता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। अगर हम पंजाब और हरियाणा की बात करें तो लगभग 80% जो टोटल एरिया है पंजाब और हरियाणा का वो इसमें कवर होता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड, इसमें 10% से भी कम एरिया जो है वो नेट सोन एरिया की कैटेगरी में आता है। फॉरेस्ट एरिया अगर हम देखें हमारी कंट्री में तो वो बहुत कम है, डिज़ायर्ड जो लेवल है 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया, जो कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में आउटलाइन किया गया 1952 की, उससे काफ़ी कम है। ये इसेंशियल माना गया था कि अगर हमको इकोलॉजिकल बैलेंस बना करके रखना है तो कम से कम 33% जो जोग्राफिकल एरिया है वो फॉरेस्ट होना चाहिए। लाइवलीहुड, क्योंकि लाखों लोगों की जो सिर्फ इन्हीं फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं जुड़ी हुई है, इस वजह से भी फॉरेस्ट हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब एक पार्ट लैंड का ऐसा होता है जिसको हम वेस्ट लैंड या लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूज कहते हैं। तो वेस्ट लैंड में क्या आता है, रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरियाज, एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूज इंक्लूडिंग सेटलमेंट्स, रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्रीज। जब हम कंटिन्यूअस यूज़ करते हैं किसी लैंड का एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक बिना किसी अप्रोप्रिएट मेजर टू कंजर्व एंड मैनेज लिए हुए, तो इससे क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सीरियस रिपरकशंस हो सकते हैं सोसाइटी और इन्वायरमेंट पर। अब ये लैंड डिग्रेडेशन है क्या और कैसे हम कंजर्वेशन कर सकते हैं। हमने जो हमारी लैंड है वो पास्ट जनरेशन्स के साथ शेयर की है, और अब
हम अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के साथ भी वही लैंड शेयर करेंगे, लैंड तो बदल नहीं जाएगी। 95% जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, चाहे फूड हो, शेल्टर हो, क्लोथिंग हो, वो लैंड से ही हम हमारी पूरी होती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हुआ है, ना सिर्फ लैंड डिग्रेडेशन हुआ है, बल्कि इसकी वजह से जो नेचुरल फोर्सेस का पेस है, जिसकी वजह से लैंड डैमेज होती है, वो और ज़्यादा बढ़ गया है। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, ये सब जो है इन्होंने और ज़्यादा ख़राब किया है हमारी लैंड्स को। माइनिंग साइट्स जो होती हैं वो अबेंडन हो जाती हैं, एक्सकेवेशन जब कंप्लीट हो जाता है एक्सकेवेशन वर्क, और वहाँ पर ट्रेसेस जो हैं वो ओवरबर्डनिंग के छूट जाते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, इन सब जगहों पर जो डिफॉरेस्टेशन है माइनिंग की वजह से, इससे सीवियर लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो वहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन का मेन रीज़न है ओवर ग्रेजिंग। अगर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करें तो ओवर इरिगेशन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन के लिए। ध्यान रखना, अलग अलग एरिया में लैंड डिग्रेडेशन अलग अलग वजहों से है। ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी इन द सॉइल। तो होता क्या है कि जब हम ओवर इरिगेट कर देते हैं अपने फार्म्स को, तो क्या होता है कि एक तो अगर वाटर जो है वो इकट्ठा रह जाता है पानी खेतों में, तो उसकी वजह से सैलिनिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, एल्कलिनिटी होती है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा मिनरल प्रोसेसिंग जो होती है, जैसे कि लाइमस्टोन की ग्राइंडिंग है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, और कैल्साइट एंड सोपस्टोन जो सिरेमिक इंडस्ट्री के लिए माइन किया जाता है, इन सब से क्या होता है, बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में धूल उड़ती है एटमॉस्फेयर में, और इससे क्या होता है, जो इनफिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वाटर का सॉइल के अंदर, वो घट जाता है जब वो वाटर जो है वो ये सेटल डाउन करती है लैंड पर। आजकल रिसेंट ईयर्स में अगर हम देखें तो जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स हैं, जैसे कि वेस्टेज, ये एक मेजर सोर्स बन गए हैं लैंड पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन का हमारी कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में। अब ये सारी प्रॉब्लम्स जो लैंड डिग्रेडेशन की हैं, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं कई तरह से। एक तो तरीका यही है कि हम एफॉरेस्टेशन करना शुरू कर दें, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। दूसरा, प्रॉपर मैनेजमेंट अगर हम करें ग्रेजिंग का, तो भी जो है वो काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अगर हम प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स करें, मतलब ऐसे प्लांट्स लगाएं जो एक तरह से शेल्टर का काम करें, ओवर ग्रेजिंग पर हम कंट्रोल करें, और स्टेबलाइजेशन जो है सैंड ड्यून्स का, वो किया जाए बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं जो सूखे एरियाज़ हैं वहाँ पर। प्रॉपर मैनेजमेंट अगर हम वेस्ट लैंड्स का करें, कंट्रोल करें माइनिंग एक्टिविटीज़ को, डिस्चार्ज और डिस्पोजल को हम पर एफ्लुएंट्स के ट्रीट करें पहले और उसके बाद डिस्चार्ज करें, तो इससे क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन भी रुकेगा, वाटर डिग्रेडेशन भी रुकेगा, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भी और सब अर्बन एरियाज़ में भी। तो ये था हमारा लैंड एज ए रिसोर्स। अब हम बात करते हैं सॉयल एज ए रिसोर्स कैसे यूज़ होती है। सॉयल एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि यही वो मीडियम है जो प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पर इसी सॉयल में रहते हैं। सॉयल एक लिविंग सिस्टम है, इसको बनने में लाखों साल लगते हैं। एक कुछ सेंटीमीटर डेप्थ तक की जो सॉयल होती है, वही बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। अब रिलीफ, पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन और कुछ दूसरे फॉर्म्स ऑफ लाइफ और टाइम, ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं सॉयल फॉर्मेशन में। बहुत सारे वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर, जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर्स, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में। सॉइल फॉर्मेशन जो है वो तुमको पहले भी बताया जा चुका है कि कैसे सॉइल फॉर्म होती है, रॉक्स के थ्रू, वेदरिंग ऑफ रॉक्स पढ़ा होगा। तो केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस जितने भी हैं जो सॉयल में होते हैं, वो दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो सॉयल के अंदर केमिकल चेंजेस या ऑर्गेनिक चेंजेस हो रहे हैं वो बिल्कुल किसी इम्पोर्टेंस के नहीं हैं। सॉयल में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मटेरियल्स होते हैं।
अब ये तुमको पता है कि सॉयल जो है वो हमने 4 लेयर्स में डिवाइड कर रखा है कि टॉप सॉयल जिसको हम अपर लेयर बोलते हैं, फिर उसके नीचे सब सॉयल वेदर्ड रॉक्स आती हैं जिसमें सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, फिर उसके नीचे सबस्ट्रेटम होता है, फिर उसके नीचे अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक होती है। अब सॉइल प्रोफाइल क्या होती है? ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो सॉइल है इंडिया की उसको हम अलग अलग टाइप्स में जो डिवाइड करते हैं उसी को हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं के लिए, कलर क्या है, थिकनेस क्या है, उसका टेक्सचर कैसा है, एज कितनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो अगर हम सॉइल का क्लासिफिकेशन देखें इंडिया के अंदर, तो इंडिया में क्योंकि रिलीफ फीचर्स जो हैं वो बहुत वेरीड हैं, तो लैंड फॉर्म्स जितने भी हैं, क्लाइमेटिक रियाम्स और वेजिटेशन टाइप्स, इनकी वजह से क्या होता है अलग अलग टाइप की सॉइल्स हमको इंडिया में दिखती हैं। सबसे पहला टाइप है एलुवियल सॉइल, जो कि सबसे ज़्यादा वाइडली स्प्रेड है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइप है सॉइल का। अगर हम एंटायर नॉर्दर्न प्लेन की बात करें तो ये एलुवियल सॉइल से ही बना हुआ है। ये कैसे बनी है? 3 इम्पॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम्स के डिपॉजिट से बनी है। ध्यान रखना, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों रिवर्स के डिपॉजिट्स से एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। ये सॉयल जो है वो एक्सटेंड करती है नॉर्दर्न रीजन जो है इंडिया का, वहाँ से राजस्थान और गुजरात तक भी एक नैरो कॉरिडोर के थ्रू। इसके अलावा एलुवियल सॉइल हमको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वहाँ भी दिख जाती है, पर्टिकुलरली इन द जो डेल्टाज हैं महानदी के, गोदावरी के, कृष्णा और कावेरी रिवर्स के। तो एक तो ये हो गया जो नॉर्दर्न हिमालयन रिवर्स के आसपास वाला एरिया है, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, फिर राजस्थान और गुजरात का कुछ पार्ट, और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं जिनमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर्स के डेल्टा आते हैं। एलुवियल सॉयल की अगर हम बात करें तो इसमें जो प्रोपोर्शंस हैं अलग अलग मिलते हैं हमको, सैंड के भी, सिल्ट के भी और क्ले के भी। जैसे जैसे हम इनलैंड्स की तरफ जाना शुरू करते हैं टुवर्ड्स द रिवर वैलीज, तो सॉयल पार्टिकल्स जो है वो थोड़ा बड़े होते जाते हैं साइज में, और जब हम अपर रीचेज में पहुंचते हैं किसी रिवर वैली के, यानी कि नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप, तो वहाँ पर सॉयल्स जो होती हैं वो कोर्स हो जाती हैं, ठीक है, रफ हो जाती हैं। और ऐसी सॉयल्स जो होती हैं वो ज़्यादा कॉमन है पाइडमोंट प्लेन्स में, जैसे कि द्वार हो गया, चौप हो गया, तराई हो गया, इन सब जगहों पर। साइज ऑफ ग्रेन्स को अगर हम अलग कर दें या कंपोनेंट्स को, तो सॉयल्स को डिस्क्राइब किया जाता है एज के बेसिस पर भी। तो अगर हम एज की बात करें तो एल्यूवियल सॉयल को हम क्लासिफाई करते हैं 2 पार्ट में, एक है ओल्ड एल्यूवियल और एक है न्यू एल्यूवियल। ओल्ड एल्यूवियल सॉयल जो है उसको हम बांगर बोलते हैं और न्यू एल्यूवियल को खादर बोलते हैं। बांगर सॉयल जो है उसमें हाई कंसंट्रेशन होता है कंकड़ नोड्यूल्स का खादर के कंपैरिजन में, तो इसमें ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं, फर्टाइल ज़्यादा होती है बंगर के कंपैरिजन में। ये एल्यूवियल सॉयल जो है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है, चाहे वो ओल्ड एल्यूवियल हो या न्यू एल्यूवियल हो। ज़्यादातर इन सॉइल्स की अगर हम बात करें तो इसमें एडिक्वेट प्रोपोर्शन में पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि शुगर केन, पैडी, वीट और दूसरी जो सीरियल पल्स क्रॉप्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। हाई फर्टिलिटी की वजह से जो एल्यूवियल सॉइल्स के रीजन हैं वो इंटेंसिवली कल्टीवेट होते हैं और डेंसली पॉपुलेटेड हैं। अगर हम ड्रायर एरियाज़ की सॉइल की बात करें तो वो ज़्यादा एल्केलाइन होती हैं और प्रोडक्टिव हो सकती हैं आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। यानी जो थोड़ा सूखे एरियाज़ हैं वहाँ की जो सॉइल है वो थोड़ा ज़्यादा एल्केलाइन होती है, लेकिन उसको हम प्रोडक्टिव बना सकते हैं अगर हम थोड़ा सा उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर दें और सही इरिगेशन प्रोवाइड कर दें। दूसरा जो टाइप है सॉइल का वो है ब्लैक सॉइल। अब ये सॉइल्स जो होती हैं वो कलर में ब्लैक होती हैं और इनको हम रेगूर सॉइल्स भी बोलते हैं। ये आइडियल होती है कॉटन के ग्रोथ के लिए और इसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी इसी वजह से कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन हैं अलोंग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स रहे हैं ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन के पीछे।
इस तरह की सॉइल टिपिकल है जो डेक्कन ट्रैप है रीजन, डेक्कन ट्रैप रीजन है हमारी कंट्री का, वहाँ पर जिसको हम बसाल्ट रीजन भी बोलते हैं, जो नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू है। और ये बना कैसे, ये लावा फ्लोस की वजह से बना है। तो इसमें जो प्लेट्यूज हैं महाराष्ट्र के, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये इन सबको कवर करता है और एक्सटेंड करता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गोदावरी और कृष्णा वैलीज तक। ब्लैक सॉइल्स जो हैं वो बहुत एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स से बनी है, जिसको हम क्लेई मटेरियल कहते हैं। ये वेल नोन है अपनी कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर के लिए, यानी ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को होल्ड करके रख सकती हैं। इसके अलावा इनमें सॉयल न्यूट्रिएंट्स बहुत रिच होते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, लाइम। इसके अलावा ये सॉइल्स जो है वो जनरली, लेकिन फॉस्फोरिक कंटेंट्स की बात की जाए तो उसमें पुअर होती हैं। इनमें डीप क्रैक्स आ जाते हैं जब गर्मी ज़्यादा होती है, यानी गर्म मौसम जब होता है, तो इससे क्या होता है, प्रॉपर एरेशन हो जाता है सॉयल में, यानी कि हवा प्रॉपरली जा पाती है। इन सॉयल्स की अगर हम बात करें तो ये सॉयल जो होती है वो स्टिकी होती है, अगर ये भीग जाती है, यानी गीली जो मिट्टी होती है ब्लैक सॉयल की, वो चिपचिपी होती है और थोड़ा मुश्किल होता है इस पर वर्क करना, जब तक कि इसको फर्स्ट शावर के तुरंत बाद इसको टाइल न कर दिया जाए प्री मानसून पीरियड में ही। अब अगला जो टाइप है सॉइल का वो है रेड सॉइल एंड येलो सॉइल। तो रेड सॉइल डेवलप होती है क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स पर, जो लो रेनफॉल वाले एरियाज हैं, ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट जो डेक्कन प्लेट्यू का है उसमें। येलो एंड रेड सॉइल्स ये दोनों ही जो है वो हमको मिलती हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़, कुछ जो मिडिल गंगा के साउदर्न पार्ट से, मिडिल गंगा प्लेन के, और अलोंग द पिडमॉन्ट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। अब ये सॉइल्स डेवलप कर देती हैं एक रेडिश कलर, क्योंकि इनमें आयरन का डिफ्यूजन हो जाता है क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स में। और ये येलो क्यों दिखती है, क्योंकि ये येलो तब दिखती है जब इस ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है। तो इस बात का ध्यान रखना, होती दरअसल रेड सॉइल और येलो सॉइल एक ही है। रेड सॉइल येलो सॉइल की येलो कलर की तब दिखती है जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, यानी वाटर होता है इसमें। लेटराइट सॉइल क्या होती है, लेटराइट जो है वो वर्ड डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड लेटर से, जिसका मतलब है ब्रिक। ब्रिक मतलब ईंट। लेटराइट सॉइल डेवलप होती है अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। तो लेटराइट सॉइल जो होती है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन में डेवलप होती है। ये सॉयल एक रिजल्ट है इंटेंस लीचिंग का ड्यू टू हैवी रेन। मतलब जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो जब बहुत तेज़ी के साथ लीचिंग होती है सॉयल के अंदर, तो लेटराइट सॉयल बनती है। और लेटराइट सॉयल मोस्टली डीप टू वेरी डीप अगर हम देखें तो एसिडिक होती है, पीएच 6.0 से कम होता है। जनरली प्लांट न्यूट्रिएंट्स में ये डेफिशिएंट होती है, ज़्यादातर साउदर्न स्टेट में हमको मिलती है। कुछ वेस्टर्न घाट्स के जो रीजन है, महाराष्ट्र, ओडिशा, कुछ पार्ट वेस्ट बंगाल का, और नॉर्थ ईस्ट का भी कुछ रीजन जो है वो कवर है लेटराइट सॉइल से। जहां पर ये सॉयल सपोर्ट करती हैं डिसाइडस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट को, वहां पर ये ह्यूमस में रिच होती है। यानी कि अगर कहीं पर लेटराइट सॉयल है और वहां पर डिसाइडस और एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इसका मतलब ये है कि वहां पर इनमें ह्यूमस काफी ज्यादा है। बट अंडर स्पार्स वेजिटेशन एंड इन सेमी एरिड एनवायरनमेंट इट इज जनरली ह्यूमस पुअर। लेकिन अगर जो आसपास का वेजिटेशन है वो उतना डेंस नहीं है, सेमी एरिड एनवायरनमेंट है, अच्छे से रेनफॉल नहीं होती है लगातार, तो ये जनरली ह्यूमस पुअर रह जाती है। ये प्रोन होती हैं एरोजन के लिए, और डिग्रेडेशन जो होता है इनमें, इनकी पोजीशन ऑन द लैंडस्केप की वजह से होता है। मतलब इनकी जो पोजीशन होती है उसी की वजह से इसमें डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। अगर हम अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स यूज करें, पर्टिकुलरली जो हिली एरियाज हैं, चाहे कर्नाटका हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, तो ये सॉइल जो है ये काफ़ी यूजफुल है अगर हम टी और कॉफ़ी को ग्रो करना चाहें। रेड लैटेराइट सॉइल जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में काफ़ी ज़्यादा सुटेबल है जो केश्यू नट्स होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए।
नेक्स्ट जो टाइप है सॉइल का वो है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल रेंज करती है रेड टू ब्राउन इन कलर, मतलब कलर जो होता है वो रेड से लेकर के ब्राउन तक होता है। जनरली सैंडी होती है टेक्सचर में और सेलाइन होती है नेचर में। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर सॉल्ट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है और कॉमन सॉल्ट हम इससे ऑब्टेन कर सकते हैं अगर वाटर को इवेपोरेट कर दें। ड्राई क्लाइमेट की वजह से ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन बहुत फास्ट हो जाता है और सॉयल जो होती है उसमें ह्यूमस और मॉइस्चर उतना नहीं होता है, यानी कमी होती है मॉइस्चर की भी और ह्यूमस की भी। लोअर हॉरिजोन्स जो सॉयल के हैं वो कंकड़ से ऑक्युपाइड होते हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स, मतलब जैसे जैसे नीचे की तरफ आते जाते हैं वैसे वैसे कैल्शियम कंटेंट बढ़ता जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। और कंकड़ लेयर फॉर्मेशन जो है बॉटम हॉरिजॉन्स में वो इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर को रेस्ट्रिक्ट करती है। अगर प्रॉपर इरिगेशन करें इन सॉइल्स का तो कल्टिवेबल बनाया जा सकता है, जैसा कि वेस्टर्न राजस्थान में कई केसेस में देखा भी गया है। अगला जो सॉइल का वो है फॉरेस्ट। ये सॉइल्स जो होती हैं ये हिली एरियाज में, माउंटेनियस एरियाज में पाई जाती हैं जहाँ पे सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट अवेलेबल है। सॉइल का जो टेक्सचर है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द माउंटेन इन्वायरमेंट जहाँ पर ये बनी है। तो लोमी और सिल्टी होती हैं ये वैली साइड में, और कोर्स ग्रेन्ड होती हैं जो अपर स्लोप वाला एरिया है वहां पर। अब जो स्नो कवर्ड एरियाज हैं हिमालय के वहां पर ये सॉइल्स जो हैं इनमें डिनोडेशन आ जाता है और ये एसिडिक हो जाती हैं लो ह्यूमस कंटेंट के साथ। जो सॉयल लोअर पार्ट्स ऑफ वैली में पाई जाती है पर्टिकुलरली वो ऑन द रिवर टेल्स मिलती है और एल्यूवियल होती है और फर्टाइल होती है। तो ये तो ठीक ही, अलग अलग टाइप के सॉइल्स कौन से होते हैं। अब देखो सॉयल एरोजन क्या होता है और सॉयल कंजर्वेशन क्या होता है। सॉयल कवर का एक तरह से एरोड हो जाना, खत्म हो जाना और सब्सीक्वेंट वॉशिंग डाउन, उसको हम बोलते हैं सॉयल एरोजन। यानी ऊपर वाली जो लेयर है सॉयल की वो लूज हो जाती है और उसके बाद पूरी बह जाती है, तो फिर हम इसको बोलते हैं क्या, सॉयल एरोजन। तो ये जो प्रोसेस ऑफ सॉयल फॉर्मेशन एंड एरोजन है ये साइमल्टेनियसली चलता है और जनरली नेचर में इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बना रहता है। ऐसा नहीं है कि सॉयल एरोजन नहीं होता है, नेचर में होता रहता है, लेकिन दोनों के बीच में बैलेंस बना रहता है। कभी कभी क्या होता है ये बैलेंस ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। किन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से? फॉर एग्जाम्पल डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग। कुछ नेचुरल फोर्सेस भी इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल विंड, ग्लेशियर, वाटर, इनसे हो। रनिंग वाटर जो होता है कट होता है और डीप चैनल्स बना देता है जिनको हम गलीज बोलते हैं। अब लैंड जो है वो अनफिट हो जाती है कल्टीवेशन के लिए और उसको हम अच्छी लैंड नहीं मानते हैं, बैड लैंड कहा जाता है। चंबल बेसिन की अगर हम बात करें तो वहां पे जो ऐसी लैंड्स हैं उनको रेवाइन्स कहा जाता है। कभी कभी क्या होता है वाटर फ्लो करता है एज ए ओवर लार्ज एरियाज डाउन ए स्लोप, तो इन केसेस में जो टॉप सॉइल होती है वो पूरी एरोजन कहते हैं। विंड कई बार लूज सॉइल कर देती है। मेथड्स ऑफ फार्मिंग की वजह से वो राउंड में प्लाइंग कर दे एंड डाउन द स्लोप फ्रॉम चैनल फॉर द बहुत तेजी से होगा। अगर हम प्लाइंग कर रहे हैं अलोंग द कंटूर को डाउन कंटूर प्लाइंग कहते हैं। लिखा होगा तो टेरेस डेवलप टेरेस फार्मिंग छोड़ दी जाती हैं कि वो क्रॉप